धर्मस्थला में लाशों की तलाश में जिस साइट नंबर 13 पर हर एक की निगाहें थी, आखिरकार वहां मंगलवार को एक्शन शुरू हो गया। एसआईटी की अगुवाई में सबसे पहले जीपीआर टेक्नोलॉजी के जरिए उस जगह की स्कैनिंग की गई। करीब 3 घंटे की स्कैनिंग के बाद ये फैसला लिया गया कि वहां पर खुदाई की जाएगी। दरअसल जिस शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने यह दावा किया था कि 1998 से लेकर 2014 तक उसने धर्मस्थला के करीब सैकड़ों लाशें दफनाई हैं, उसी सफाई कर्मचारी का यह दावा था कि सबसे ज़्यादा लाशें उसने साइट नंबर 13 पर ही दफनाई थी। यानी ये वो जगह है जहां मास बरियल हुआ। ये धर्मस्थला में नेत्रावती नदी के किनारे का जंगल है। इस जंगल में इस वक्त एसआईटी की टीम एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर इस जीपीआर टेक्नोलॉजी यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार को चेक कर रही है, यह पता लगाने के लिए कि यह सही काम कर रहा है कि नहीं। सोमवार को किए गए इस रिहर्सल के बाद मंगलवार को इसी जीपीआर सिस्टम के जरिए पहली बार साइट नंबर 13 पर जमीन के अंदर दफन लाशों की सच्चाई का पता लगाने का काम शुरू हुआ। साइट नंबर 13 इसी जंगल के अंदर है, यानी वो जगह जहां सबसे ज्यादा लाशें दफन होने का दावा इस गवाह या शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने किया है। धर्मस्थला में दफन लाशों की सच्चाई का पता लगाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने कर्नाटक सरकार से खास तौर पर इस जीपीआर सिस्टम की मांग की थी। असल में शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही पर पहले 16 साइट्स की खुदाई में काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन इसी खुदाई के दौरान साइट नंबर 6 और साइट नंबर 11A से इंसानी कंकाल के अवशेष और हड्डियां भी बरामद हुई थी। लेकिन जिस साइट नंबर 13 पर हर एक की निगाहें हैं और जहां मास बरियल यानी सबसे ज्यादा लाश दबे होने की बात कही जा रही है, वहां खुदाई में कई दिक्कतें थी। इन्हीं दिक्कतों की वजह से साइट नंबर 13 की खुदाई का काम पिछले हफ्ते से ही लगातार टलता रहा। असल में शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी ने साइट नंबर 13 पर जिस जगह की निशानदेही की है, वहां एक डैम और साथ ही बिजली का ट्रांसफार्मर भी है। दोनों ही लिहाज से यहाँ खुदाई मुश्किल हो रहा था। लिहाजा एसआईटी ने राज्य सरकार से जीपीआर टेक्नोलॉजी की मांग की ताकि उसकी मदद से पहले जमीन के अंदर के सच को टटोला जा सके, ताकि अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार की मदद से जमीन के अंदर दफन सबूत नजर आ जाए तभी वहां खुदाई का काम शुरू हो। असल में जीपीआर का काम ही है बिना गड्ढा खोदे जमीन के अंदर छुपी चीजों का पता लगाना, फिर चाहे वो इंसानी लाशें, हड्डियां या कुछ और। ये एक तरह का स्कैनर होता है, या यूं समझ लीजिए जैसे कोई एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन। जैसे ये सारी चीजें इंसानी शरीर के अंदर की चीजें दिखा देती है, ठीक वैसे ही जीपीआर जमीन के अंदर की चीजों का न सिर्फ पता लगा लेती है बल्कि उसकी तस्वीर, आकार, कैसा दिखता है, क्या है, सब कुछ बता देती है। जीपीआर का इस्तेमाल सेना से लेकर आर्कियोलॉजिकल सर्वे की टीम भी करती है। टनल बनाने से लेकर जमीन के अंदर पाइपलाइन का पता लगाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले हफ्ते उत्तरकाशी में जो सैलाब आया था और जिसकी वजह से पूरी बस्ती बह गई, वहां भी मिट्टी और पत्थरों में दबे इंसानों का पता लगाने के लिए इसी जीपीआर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मंगलवार सुबह 11:15 बजे इसी जीपीआर टेक्नोलॉजी की मदद से पहली बार साइट नंबर 13 पर सर्च शुरू हुआ। सबसे पहले जिस जमीन के अंदर सबूत ढूंढा जाना था, वहां ऊपरी सतह पर सारे घास काट दिए गए। इसके बाद जीपीआर की मदद से अगले 3 घंटों तक 100 मीटर के दायरे में जमीन की स्कैनिंग की गई। स्कैनिंग पूरी होने के बाद एसआईटी और एक्सपर्ट्स ने मौके पर ही मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि जिस जगह जीपीआर टेक्नोलॉजी से जमीन के अंदर झांका गया, वहां अब मैन्युअली खुदाई की जाएगी। इसी के बाद खुदाई के लिए बड़ी मशीनों को मौके पर मंगाया गया। हालांकि मंगलवार को इन सारी प्रक्रियाओं के बीच खास पर्दादारी रखी गई।
मीडिया को करीब से फटकने भी नहीं दिया गया। इस बीच धर्मस्थला में लाशों की तलाश के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले में अब दिलचस्पी दिखाते हुए जांच पर नजर रखनी शुरू कर दी है। आयोग धर्मस्थला के इर्द गिर्द हो रही खुदाई और एसआईटी की जांच पर पूरी नजर रख रही है। दरअसल धर्मस्थला में लापता हुए बहुत से लोगों के परिवार ने मानवाधिकार आयोग के आगे भी गुहार लगाई। ऐसे ही बहुत से शिकायतकर्ताओं के अब सामने आने के बाद कर्नाटक सरकार ने एक और फैसला लिया है। राज्य सरकार ने एसआईटी ऑफिस को पुलिस स्टेशन का दर्जा देने का फैसला किया है। इसके तहत अब कोई भी शिकायतकर्ता लोकल पुलिस स्टेशन की बजाय सीधे एसआईटी ऑफिस में जाकर एफआईआर लिखवा सकता है। इंस्पेक्टर या उससे ऊपर रैंक के वो पुलिस अफसर जो एसआईटी टीम का हिस्सा है, उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी शिकायतकर्ता की शिकायत पर धर्मस्थला में गुम लोगों की एफआईआर लिख सकते हैं। एसआईटी की जांच और खुदाई का काम जैसे जैसे अब आगे बढ़ रहा है, इसे एक इकलौते शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी के अलावा एक एक कर कुल 6 और नए गवाह अब तक सामने आ चुके हैं। इन सभी गवाहों का दावा है कि उन्होंने भी धर्मस्थला में चोरी छुपे लाशों को दफनाते देखा है और वो उन जगहों की निशानदेही कर सकते हैं। इन नए गवाहों के सामने आने के बाद एसआईटी इन सभी के भी बयान दर्ज कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इन गवाहों की निशानदेही पर भी नए जगहों की खुदाई की जाएगी। इस बीच एसआईटी ने धर्मस्थला को लगने वाले 2 थानों धर्मस्थला थाना और बेलथांगड़ी थाने से 1995 से लेकर 2014 तक की उन तमाम लोगों की लिस्ट मांगी जो या तो गायब हो गए या जिनकी मौत किसी न किसी हादसे में हुई है। हालांकि एसआईटी के गठन के बाद से धर्मस्थला में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस जांच के खिलाफ हैं। इन्हीं में से कुछ लोगों ने बीते हफ्ते धर्मस्थला में लाशों की सच्चाई सामने लाने की मुहिम चलाने वाले कुछ पत्रकारों और यूट्यूबर पर हमला भी किया था। अब इसी बीच सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला गया है। इस पोस्ट को लिखने वाला धर्मस्थला ट्रस्ट की तरफ से चलाए जाने वाले एसडीएम कॉलेज ऑफ आयुर्वेद और हॉस्पिटल हासन का छात्र है। इस छात्र के मुताबिक कॉलेज के छात्र छात्राओं पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो आम लोग बनकर एसआईटी जांच और धर्मस्थला में खुदाई का विरोध करें। हालांकि इस पोस्ट के डालने के कुछ घंटे बाद ही इसे किसी ने डिलीट भी कर दिया। कृपया इस मामले में सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम एसडीएम हासन के छात्र हैं। आज इन बेरहम अधिकारियों ने हमें आदेश दिया है कि हम डीसी ऑफिस के सामने मार्च करें, ऐसे दिखाते हुए मानो हम सामान्य जनता हूं और हेगड़े परिवार के समर्थन में आए। उन्होंने हमें निर्देश दिया है कि हम रोज का यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड न पहनें, बल्कि सामान्य कपड़े पहनें, अपनी गाड़ियां लेकर वहां पहुंचे और आम जनता की तरह पेश आए। जब छात्रों ने आपस में कहा कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे, तो उन्होंने हमें सीधे धमकाया कि कल सुबह 9 बजे अटेंडेंस ली जाएगी और जो भी उपस्थित नहीं होगा उसे डायरेक्टर द्वारा सजा दी जाएगी। इन लोगों ने कहा कि अगर हमें इस संस्थान में पढ़ाई करनी है तो इसमें भाग लेना होगा, वरना इसके परिणाम भुगतने होंगे। कल सुबह 9 बजे के बाद हॉस्टल के कमरे बंद कर दिए जाएंगे और जो लोग भाग नहीं लेंगे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों, हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप इस बात को किसी न्यूज चैनल को गुमनाम तरीके से बता सकते हैं? हम न्यूज चैनल को सीधे कॉल करने से डर रहे हैं क्योंकि ये लोग बहुत ताकतवर हैं। मुझे डर है कि ये लोग इसका पता लगा लेंगे। कृपया मदद करें। हम इन लोगों के अत्याचारों में शामिल नहीं होना चाहते। हम ये दिखावा नहीं करना चाहते कि हम इन घिनौने कामों का समर्थन करते हैं। कृपया कोई निष्पक्ष पत्रकार या अधिकारी जिसे आप जानते हो उनसे संपर्क करें और इसे होने से पहले रोकें। हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। साइट नंबर 13 के साथ एसआईटी शिकायतकर्ता सफाई कर्मचारी की निशानदेही के बाद अब तक कुल 17 जगहों की खुदाई कर चुकी है। साइट नंबर 13 से क्या मिला यह फिलहाल पता नहीं चल पाया, पर सूत्रों के मुताबिक इन 17 साइट की खुदाई के साथ ही पहला फेज पूरा हो गया। अब आगे नई जगहों की खुदाई कब होगी और कहां से शुरू होगी, इसका फैसला एसआईटी फॉरेंसिक टीम के साथ मीटिंग के बाद ही कर पाएगी। फिलहाल पहले फेज से क्या कुछ मिला है उसकी जांच और जांच रिपोर्ट का इंतजार है। एसआईटी के गठन के बाद 29 जुलाई को साइट नंबर 1 से खुदाई का काम शुरू हुआ था। कुल मिलाकर पहले फेज में 17 साइट की खुदाई में
2 हफ्ते का वक्त लगा। सूत्रों की माने तो शिकायतकर्ता ने धर्मस्थला के आसपास 50 ऐसी जगह बताई है जहां उसने 1998 से लेकर 2014 तक सैकड़ों लाशों को दफनाने का दावा किया। उसका दावा था कि इन लाशों में ज्यादातर लाशें महिलाओं और लड़कियों की थी, जिनका रेप करने के बाद कत्ल किया गया और उसके हाथों से लाशों को ठिकाने लगवाया गया। सगैराज, धर्मस्थला, आज तक।